गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर जो हमारी क्लास चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में केग यानी CAG को सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है क्योंकि यह सरकार की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बात किस टॉपिक पे की जा रही है। बात की जा रही है CAG के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे? CAG के बारे में। भारत के संविधान में CAG को सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है क्योंकि यह सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। किस प्रकार से करता है? वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किस प्रकार से करता है, ये हमें आंसर में बताना है और लास्ट में हमें इसका निष्कर्ष लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका में हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था CAG के बारे में हम बताएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। तो इस प्रकार ये किस प्रकार का पद है? यह एक संवैधानिक पद है। और CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसे किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से भारत में CAG को हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। यानी देश में जो संपूर्ण पूरी वित्तीय व्यवस्था जो चलती है उसका पूरा नियंत्रक कौन होता है? CAG होता है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। ये टॉपिक आपको, ये जो लाइन है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि CAG का नियंत्रण कहाँ पर होता है? केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। कई बार प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से 3-4 स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 जो है, अनुच्छेद 148 CAG के बारे में बताता है। यह केवल केंद्रीय स्तर तक ही कार्य करता है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ये इसका कार्य होता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहां से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि केग भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता है कौन होता है? CAG होता है। यह निम्न तरीकों से सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। तो किन किन तरीकों से करता है उन तरीकों को हम देख लेते हैं। पहला हमारा है कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना। किस प्रकार से? तो चलिए देखते हैं। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद की जवाबदेहिता। जब हम पढ़ते हैं कि जो कार्यपालिका जो हमारी मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो ये कैसे पता चलता है? यह केग की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाती है। केग जो है अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष रखता है? राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा विधियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। केग जो है वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद की जो विधियां हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करता है। कौन करता है? केग करता है। CAG केग। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा निष्पादन लेखा परीक्षा। केग जो है विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु निष्पादन लेखा परीक्षा भी करता है। केग जो है विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों
सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, उनकी प्रभावशीलता और उनके परिणाम का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? केग के द्वारा। जो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनका जो परिणाम होता है, उनका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा। यानी जब सरकार बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाती है या बहुत सारी जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं, तो उनमें पैसा खर्च होता है, तो उन पैसे खर्च होते हैं, उनका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो केग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रपति और विधायिका के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। किसके द्वारा किया जाता है ये काम? राष्ट्रपति और विधायिका के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है सीएजी। इस प्रकार ये अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। केग सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्रदर्शन पर प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात इसे संसद व राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है। इन प्रतिवेदनों को व्यापक रूप से जनता और विधायिका के सदस्यों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया है कि जो केग है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, और बाद में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद में इसे संसद व राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है, और इन्हीं प्रतिवेदनों को व्यापक रूप से जनता और विधायिका दोनों के सदस्यों के लिए जो है सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। केग जिस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है उसे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा संसाधनों का कुशल उपयोग। केग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन खातों से वितरित किया गया था, यानी जो खातों से रुपया निकाला जाता है, जैसे संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, यहां से जो पैसा निकाला जाता है, जिस काम के लिए वो पैसा निकाला गया है, क्या वो उस काम या उस सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है। साथ ही वह यह सुनिश्चित करता है कि क्या वे उस प्राधिकार के अनुरूप है जो इसका नियमन करती है। यानी जो भी खातों से पैसा निकाला जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, जिस काम के लिए निकाला जाता है, तो सीएजी इस चीज को सुनिश्चित करता है कि जो पैसा निकाला गया है क्या वो उसी काम में लगाया गया है या नहीं। और दूसरा, जो व्यय जो किया जाता है सरकार के द्वारा, वो उसका नियमन जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, इन दोनों चीजों को कौन देखता है? केग। सीएजी जो है वो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह काम सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो प्रीलिम्स के पेपर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्तर पर जो वित्तीय नियमन का कार्य किया जाता है वो केग के द्वारा किया जाता है, और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सिर्फ केंद्र और राज्य स्तर तक का काम किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा, लेकिन जो स्थानीय स्तर है वो काम सीएजी का नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे हमें पता चलता है कि जो केग है वो अपनी जवाबदेहिता किस प्रकार से सुनिश्चित करता है, जिससे क्या होगा, इसकी जवाबदेही भी बनती है और वित्तीय क्षेत्र के मामले में पारदर्शिता भी आती है। उसके बाद में हम लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? समग्र रूप से केग भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में कार्य करता है। कौन? सीएजी, क्योंकि यह सरकार की कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण एवं संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह उनके कामकाज में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्र और राज्य स्तर का जो इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है, जो वित्तीय कार्य जो किए जा रहे हैं उनमें पारदर्शिता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो केग के द्वारा ये कार्य किया जाता है कि जो भी कामकाज हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो भारत में सीएजी का पद है वो सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था पैसों पे जो चल रही है उनका पूरा लेखा जोखा किसके द्वारा किया जा रहा है? सीएजी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंदर सीएजी के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसे उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है सीएजी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन को आप जब लिखते हैं, देखिए वीडियो देखने के बाद ये नहीं है कि वीडियो देखते ही आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा, सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं उनको पहले अच्छे से 2-4 बार खुद से लिखें। जब आप 3-4 बार क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो फिर आपको धीरे धीरे जो है आपको सभी क्वेश्चन लिखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करके ही अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस करनी ही होगी। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।